I welcome you all to today's class. In today's class, we will discuss about the fourth chapter of your history, that is tribals, Gikus and the vision of a golden age. तो हम नोट्स के साथ साथ साइमल्टेनियसली कॉन्सेप्ट को कवर करते जाएंगे. तो एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं या क्विक नोट्स कवर कर लेते हैं. तो ट्राइब या ट्राइबल पीपल कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है आप लोगों के लिए. स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 7th हम ट्राइब्स के बारे में, और इन क्लास 7th वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ट्राइबल पीपल इन डिटेल. हम ट्राइबल पीपल के बारे में डिटेल में क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वी डिस्कस्ड अबाउट वैरायटी ऑफ ट्राइब्स, वेयर दे लिव, different areas or different state of India where different tribes are found, and उनके कुछ common characteristic या किन किन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम ट्राइबल पीपल को डिस्क्राइब करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारा हम डिटेल में क्लास 7th में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो इस चैप्टर में हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेंगे ट्राइबल पीपल के बारे में. सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज हियर यू कैन सी दैट the tribe had customs and rituals that were very different from those laid down by the brahmanas. सो हमें ऑलरेडी हमारे जूनियर लेवल के क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेदर इट्स क्लास 6th और 7th हम पढ़े हैं कि हमारा जो सोसाइटी है इट इज़ डिवाइडेड 4 ग्रुप में डिवाइडेड है, जिसको हम वर्ण व्यवस्था बोलते हैं. और इस डिवीज़न में सबसे ऊपर लेवल पे या इन टॉप मोस्ट हायरार्की ब्राह्मण्स आते हैं, देन क्षत्रिय, देन वैश्य एंड देन शूद्र. तो इस तरह से हमारा वर्ण व्यवस्था है. और हम क्लास 7th में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि हाउ हमारे जो रिचुअल्स एंड कस्टम्स है दोज आर प्रेस्क्राइब बाय द ब्राह्मणस. वी ऑलरेडी डिस्कस दैट there were several tribal kings, there were several brahmanas who were not born kshatriya, but they converted into kshatriya by the process of hiranyagarbha, and the ritual of hiranyagarbha was performed by brahmanas. तो इस तरह से हम ऑलरेडी जूनियर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हाउ ब्राह्मणस डोमिनेटेड द सोसाइटी, हाउ दे ऑफर रिचुअल्स, हाउ दे डिजाइंड कॉस्ट्यूम्स, हाउ दे प्रेस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द सोसाइटी. तो उतना डीप में हम नहीं जाएंगे. यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे दैट जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो जनरली जो ब्राह्मण प्रेस्क्राइब्ड कॉस्ट्यूम्स एंड रिचुअल को फॉलो नहीं करते हैं. ब्राह्मण प्रेस्क्राइब्ड कॉस्ट्यूम एंड रिचुअल को कौन लोग फॉलो करते हैं? ऑब्वियसली वी ऑल. हम आज की डेट में भी घर पे कोई पूजा रखते हैं, एनी फंक्शंस, एनी ओकेजन, एनी सेरेमनी, ये बहुत ही कॉमन होता है दैट वी प्रीफर कि वो जो रिचुअल है वो एक ब्राह्मण द्वारा ही ऑफर्ड हो. तो वी द मेन स्ट्रीम सोसाइटी हम क्या करते हैं, ब्राह्मण प्रेस्क्राइब कॉस्ट्यूम्स एंड रिचुअल को फॉलो करते हैं, जो कि जनरली जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं. यानी कि द ट्राइबल पीपल हैव देयर ओन कस्टम्स एंड रिचुअल, वो अपने कॉस्ट्यूम्स, अपने रिचुअल्स होते हैं, और ये हम क्लास 7th में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. They did not have any sharp social divisions like caste based division. हम ऑलरेडी ये भी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, या फिर हम क्लास 7th में भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़े थे, वहाँ पे भी हम डिस्कस किए थे भक्ति मूवमेंट का जो इनिशिएशन था, जो उसका आना हुआ, वो उसका मेन रीज़न भी यही कास्ट बेस्ड सोसाइटी ही था, जिसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे. तो ये जो ट्राइबल पीपल होते हैं, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनमें कास्टिज्म जैसा एक कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जिसके चलते पीपल आर डिवाइडेड, वो फ्रैगमेंटेड होते हैं, वो उनका ग्रुप में बटे होते हैं. ऐसा कोई सिस्टम ट्राइबल कम्युनिटी में देखने को नहीं मिलता है. दे हैव सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्टिंक्शंस विथ ट्राइब, लेकिन उनमें डिफरेंट ट्राइब के अमंग वैरायटी पाए जाते हैं. जैसे देयर आर सेवरल ट्राइब्स लाइक कौन, सांतालस, ओरांस, एंड देन सोहरा, एंड देयर आर सेवरल
ट्राइब्स, तो एक ट्राइब एंड दूसरे ट्राइब के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, जैसे देयर माइट बी सेवरल कस्टम्स एंड रिचुअल व्हिच माइट बी फॉलोड बाय कौन ट्राइब, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वही सेम सेट ऑफ रूल्स एंड कस्टम्स मस्ट बी फॉलोड बाय ओरांस और सांतालस और मुंडास, नॉट नेसेसरी। तो जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, एक ट्राइब और दूसरे ट्राइब के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पिक्चर दिखा दूं, दिस इज वन पिक्चर ऑफ ए पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप। तो जो ट्राइबल पीपल होते हैं, दे जनरली डोंट प्रीफर लग्जरियस लाइफस्टाइल, दे प्रीफर वेरी सिंपल एंड सराइन लाइफस्टाइल। सो आगे हम डिस्कस करेंगे उस सब के बारे में। तो ये जो पीपल होते हैं, ये जो ट्राइब के पीपल होते हैं, एक पर्टिकुलर ट्राइब के जो पीपल होते हैं, दे जनरली बिलोंग टू ए कॉमन किनशिप। तो एक किनशिप का मतलब क्या होता है ना, ओरिजिन फ्रॉम द सेम एंसेस्टर को हम किनशिप बोलते हैं। जैसे कि लुक एट द पिक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट देयर आर जो करंट जनरेशन होते हैं, दैट इज द टॉप पार्ट ऑफ द ट्री। ये एक फैमिली ट्री अगर है, तो ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये करंट जनरेशन होते हैं, एंड देयर एंसेस्टर, इस तरह से उनका जो ओरिजिन होता है, उनका फोरफादर, उनका फोरफादर, उनका फोरफादर, इस तरह से उनका एक कॉमन ओरिजिन होता है, और उसी को ही हम किनशिप बोलते हैं। या फिर यहाँ पे अगर ये फैमिली ट्री को आप देखोगे तो आपको किनशिप का मतलब समझ में आ सकता है। एक कॉमन पेरेंट्स होते हैं, और फिर उनसे ओरिजिनेटेड होके और एक पेरेंट बन सकते हैं। इस तरह से ये जो टॉप मोस्ट लेवल पे जो कपल हैं, दैट इज दे बाकी सारे जो सब ब्रांचेस है वो उन्हीं से ओरिजिनेटेड हैं। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको किनशिप कहा जाता है, यानी कि सेम एंसेस्टर से उनका ओरिजिन होता है, उसको जनरली किनशिप कहा जाता है। तो एक ट्राइब के जितने पीपल होते हैं वो एक कॉमन किनशिप को बिलोंग करते हैं, यानी कि जो कौन ट्राइब हैं वो चाहे इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में हो सकते हैं, लेकिन उनका जो बॉन्डिंग, उनका जो एंसेस्टर है वो उसको कॉमन एंसेस्टर होते हैं, और उसको किनशिप कहा जाता है। सो इस तरह से ट्राइब अपने किनशिप को मेंटेन करते हैं। बट यहाँ पे इस चैप्टर पे हम पर्टिकुलरली मुंडास के बारे में पढ़ेंगे। सो इन 1870s या मिड 1870s में बिरसा बोल के एक लड़का पैदा हुआ था, जो कि एक मुंडा ट्राइबल ग्रुप को बिलोंग करता था। और मुंडा ट्राइबल ग्रुप जनरली आपके छोटा नागपुर रीजन में रहते हैं, जो कि आपके झारखंड में है। नाउ वो पॉपुलर क्यों था? ही वॉज पॉपुलर बिकॉज उसने ब्रिटिश इंटरफियरेंस और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे फॉरेस्ट पे क्योंकि हम ये क्लास 7 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो ज़्यादातर मेन स्ट्रीम काइंड के लाइफ स्टाइल को नहीं फॉलो करते हैं, वो ज़्यादातर लग्जरियस लाइफ नहीं जीते हैं। द ट्राइबल पीपल आर जनरली एंड वेरी डायरेक्टली डिपेंड ऑन द मदर नेचर टू फुलफिल देयर नीड्स। वो मदर नेचर पे बहुत डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर नीड्स। तो और मदर नेचर यहाँ पे इन द सेंस कि जनरली वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूडिंग, फॉर देयर क्लॉथिंग, फॉर देयर एनी अदर नीड। वो डायरेक्टली नेचर के ऊपर ही डिपेंड करके अपना गुजारा करते हैं। सो जो ब्रिटिश थे, इन प्रीवियस चैप्टर्स ऑल्सो आपके इसी क्लास के हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ते आए हैं कि हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी जब इनिशियली इंडिया में आया था तो उसका मोटो कभी भी रूल करना था ही नहीं। इट्स सोल मोटो वाज ट्रेड ट्रेड एंड मेकिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। पर gradually they tried and asked the post of नवाब बिकॉज और नवाब के पोस्ट वो लोग
मांगने के बाद भी या उसको एक्सपेक्ट करने के बाद भी उनका इरादा कभी भी रूल करना नहीं था। वो नवाब के पोस्ट चाहते थे सो दैट उससे उनके ट्रेड को बेनिफिट मिले। देन ग्रेजुअली हम इंडिगो क्रॉपिंग के बारे में भी पढ़े, हाउ दे इम्पोज देयर विल their need on peasant class, on farmers, so that they can get much more benefit। उसी तरह ग्रेजुअली उन लोगों का जो डोमिनेशन था वो हर फील्ड में फैलता गया, और वो लोग, आप हायर क्लास में जाएंगे तो स्टडी करेंगे किस तरह से हाउ दे मैनिपुलेटेड, हाउ दे destroyed, how not exactly destroyed, how they exploit our resources in order to fulfill their needs and their self। सो क्या होने लगा जब ब्रिटिश या फिर ईस्ट इंडिया, नॉट एग्जैक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिश फॉरेस्ट में इंटरफियर करने लगे, नए नए लॉज डालने लगे। आप क्लास 9th में जाएंगे तो पढ़ेंगे हाउ फॉरेस्ट एक्ट्स बने, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, वो किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की कि पीपल, जो ट्राइबल पीपल हैं जिनका फॉरेस्ट से ही गुजारा होता है, दे ट्राई टू कंट्रोल देम। वो लोग ऐसे रूल्स एंड इस तरह के लॉज लाए कि वो लोग फॉरेस्ट से ना हंटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना गैदरिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो कुछ नहीं डायरेक्टली एक्सप्लॉइट कर सकते फॉरेस्ट को विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश। और इन्हीं चीज़ का अपोज किसने किया? बिरसा ने किया, या फिर बिरसा, मोस्ट पॉपुलरली नोन एज बिरसा मुंडा, उसने किया। एंड ही रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश from 1859 till his death, and he died in 1900। So उसके बाद ग्रेजुअली सांतालस, ओरांस एंड अदर ट्राइब उसको फॉलो करने लगे। और ये जो पीपल थे ये दे स्टार्ट बिलीविंग बिरसा एज भगवान, और उन्हें क्या लगने लगा ना बिरसा भगवान है हु वुड फ्री देम फ्रॉम डिकूस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकूस? ना डिकूस मीन्स आउटसाइडर। उन्हें लगा जो बिरसा है वो भगवान है, लुक दिस इज बिरसा मुंडा। उन्हें लगा बिरसा जो है वो भगवान है, और वो क्या करेगा ना, वो उन लोगों को आउटसाइडर से फ्री करेगा। एंड हु आर आउटसाइडर हियर? हम क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़े थे हाउ डिफरेंट वर्ड चेंज इट्स मीनिंग ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ किस तरह से डिफरेंट वर्ड के मीनिंग चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेनर, ये आप क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सो जो फॉरेनर वर्ड था उसका इनिशियल मीनिंग था हु इज नॉट ए नेटिव रेसिडेंट। जो एक जगह का नेटिव नहीं है उसको हम फॉरेनर बोलते हैं। शायद वो एक अर्बन एरिया का इंसान हो सकता है जो रूरल एरियाज वालों के लिए फॉरेनर हो, एक रूरल या अर्बन एरिया का पर्सन हो सकता है जो एक फॉरेस्ट रेसिडेंट के लिए फॉरेनर हो। लेकिन विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसका मीनिंग बदलते गया, और आज के टाइम में whom do we call foreigner? ना we call a person foreigner who is not belong to a country। जैसे कोई इंडिया के बाहर से है तो उसको जाके हम फॉरेनर बोलते हैं। no one called a resident of another state, a resident of another village, a resident of another area, a resident of another यूनियन टेरिटोरी एज फॉरेनर। बट हम फॉरेनर किनको कहते हैं ना, जो लोग एक हमारे कंट्री के बाहर से होते हैं, हम उन लोगों को फॉरेनर बोलते हैं। तो लेकिन एंशिएंट टाइम में ऐसा नहीं था। तो उस टाइम में इनके लिए फॉरेनर कौन थे? और जो लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दलाली करते थे, जो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट और ट्राइबल के पीपल के बीच में मीडिएटिंग करते थे, चाहे वो इंडियंस हो या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद था, ये सारे लोग उनके लिए फॉरेनर थे। और जो सांताल, ओरांस एंड मुंडा ट्राइब, उन लोगों को लगा कि बिरसा, दिस इज बिरसा, उन्हें लगा कि बिरसा उन लोगों को जो डिकूस यानी कि जो आउटसाइडर हैं, जो फॉरेनर हैं, उनसे छुड़ाने का काम करेगा। देन what happened ना अब so this is the intro of the chapter। हम आगे डिस्कस करेंगे कि how Britishers try to manipulate, how Britishers try to
control the life of forest people, how they implement different administrative rules, administrative laws in order to control the forest people or in order to restrict the forest people from using the forest, उसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज हाउ डिड ट्राइबल पीपल लिव। अब हम देखेंगे ट्राइबल पीपल सर्वाइव कैसे करते थे या लाइवलीहुड के लिए वो क्या क्या एक्टिविटीज प्रैक्टिस करते थे। सो ये हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। दिस इज मतलब इसमें कुछ नया नहीं है। दे प्रैक्टिस हंटिंग, जैसे मैं एंड देन कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जिसको हम गैदरिंग भी बोलते हैं, हंटिंग, गैदरिंग, एनिमल रियरिंग एंड देन सब्सिस्टेंस फार्मिंग, झूम कल्टीवेशन, ये सारे वो लोग करते थे। तो व्हाट आर द एक्टिविटी दैट आर प्रैक्टिस बाय फॉरेस्ट पीपल? हंटिंग, जहाँ पे हम शिकार करते हैं एंड देन गैदरिंग या फिर हम उसको कलेक्टिंग भी बोलते हैं, फिशिंग एंड एनिमल रियरिंग, एनीथिंग मतलब जो डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड होता था वो लोग वही करते थे। एनिमल रियरिंग, फिशिंग, हंटिंग, गैदरिंग, ये सारे एक्टिविटी वो लोग प्रैक्टिस करते थे। एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मैं आपको समझा दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आप इसी साल जब आप ज्योग्राफी स्टडी करोगे, एग्रीकल्चर चैप्टर पर्टिकुलरली, आप टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करोगे या फिर टाइप्स के बारे में ज़्यादा रूबरू होगे। तो जब हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम फार्मिंग को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। वन इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग, वन इज कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है ना, जहाँ पे फार्मर उतना ही प्रोड्यूस करता है जितना उसको कंज्यूम करना है, या फिर जितना वो प्रोड्यूस करता है उसको वो सेल्फ कंज्यूम करता है या सिर्फ वो और उसके फैमिली ही उसको कंज्यूम करते हैं। नो सरप्लस प्रोडक्शन, उसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या है ना, जहाँ पे कॉमर्स ही मोटो होता है। कॉमर्स मीन्स मार्केटिंग, जहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग, मार्केटिंग हमारा मोटो होता है, उसको हम बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। फॉर एग्जाम्पल, हम एक कॉमन क्रॉप को लेंगे और देखेंगे कब उसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलेंगे और कब हम उसको कमर्शियल फार्मिंग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राइस या फिर व्हीट ले लेते हैं। अगर एक फार्मर उतना ही राइस या उतना ही व्हीट प्रोड्यूस करेगा जितना उसके फैमिली को साल भर गुजारा करने के लिए काफ़ी है, तो वो हो जाएगा सब्सिस्टेंस फार्मिंग। लेकिन वही व्हीट या फिर राइस को अगर वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करता है, जहाँ पे वो और उसके फैमिली उसको कंज्यूम करने के बावजूद भी उसके पास सरप्लस रह जाता है और वो उसको मार्केट में ले जाता है, वहाँ पे बेचता है, पैसा कमाता है, प्रॉफिट मेक करता है, तो उसको हम बोलेंगे कॉमर्शियल। तो जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो जनरली सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि वो उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितना उनको चाहिए। उनका मोटो कभी भी कॉमर्शियलाइजेशन नहीं होता है या फिर बेचना, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, वो सेल्फ कंजप्शन के लिए ही प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा उनका जो मेन एक्टिविटी एग्रीकल्चर में, उनका जो सबसे मोस्ट पॉपुलर वन दैट इज झूम कल्टीवेशन, या फिर हम उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, या फिर हम उसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। और आप हायर क्लास में जब जाएंगे तो उसमें और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि इट हैज सेवरल नेम, इट नोन इन सेवरल नेम इन सेवरल प्लेसेस। जैसे बहुत सारे लोकल रीजन में उसके बहुत सारे लोकल नाम हैं, लेकिन इन जनरल इट इज़ कॉल्ड झूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझा दूं व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ए पैच ऑफ लैंड इज सिलेक्टेड बाय द प्रैक्टिसर। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो एक पैच ऑफ लैंड को सिलेक्ट करते हैं और जनरली वो फॉरेस्ट का ही होता है, क्योंकि ये जनरली ट्राइबल पीपल ही प्रैक्टिस करते हैं। सो ए पैच ऑफ लैंड इज बीइंग सिलेक्टेड और देन क्या करते हैं नेक्स्ट दे क्लीन द पैच ऑफ लैंड। वो उस पैच ऑफ लैंड, उस एक एरिया को वो लोग क्लीन करते हैं बाय कटिंग डाउन द ट्रीज एंड देन जो ट्रीज के रिमेनिंग्स रह जाते हैं दे बर्न इट, उसको जला देते हैं एंड उससे जो एसेस निकलते हैं उसको इक्वली इवनली जो सिलेक्टेड एरिया में उसको स्प्रेड कर देते हैं एंड देन दे स्टार्ट एग्रीकल्चर उस पर स्टार्ट करते हैं। देन क्या होता है 1 year 2 year 3 year
अकॉर्डिंग टू, या फिर जो लैंड का जो फर्टिलिटी होता है वो वेरीज करता है प्लेसेस टू प्लेसेस। ये आप क्लास 7 में ऑलरेडी नेचुरल वेजिटेशन को स्टडी करते वक्त आप हम पढ़े भी थे कि नॉट जो फर्टिलिटी लेवल होता है वो सॉइल का हर जगह इक्वल नहीं होता है, और फर्टिलिटी को फिर सेवरल फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, तो ये जगह टू जगह बदलता रहता है। तो क्या होता है ना, जब उस जमीन का फर्टिलिटी घट जाएगा, जब उस जमीन जो लैंड होगा इट स्टार्टेड लूजिंग इट्स फर्टिलिटी, देन दे स्विच टू अनदर पैच ऑफ लैंड, एंड देन फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होता है। अगेन एक नया पैच सेलेक्ट होता है, अगेन वहाँ पे कटिंग ऑफ ट्रीज होता है, अगेन वहाँ पे बर्निंग ऑफ रिमेनिंग्स होता है, एंड देन फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, फिर वहाँ का फर्टिलिटी लूज हो गया, फिर नया पैच ऑफ लैंड। तो इसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। अच्छा, तो हर एक चीज का एक कैपेसिटी होता है। जैसे आपके घर में जो फूडिंग आप लोग रखते हो, जो फूड स्टोरेज करते हो, जो स्टोरिंग फूड, जो स्टोर्ड फूड होता है, वो कभी ना कभी वो स्टॉक से रन आउट कर जाता है, हम उसको रीफिल करते हैं। या फिर आप गांव एरिया में देखे होंगे जो लोग खेती करते हैं, दे जनरली यूज फर्टिलाइजर इन ऑर्डर टू एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो जो सॉइल है कुछ टाइम बाद उसका जो फर्टिलिटी होता है वो लूज हो जाता है, एंड सॉइल का फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो जब उसका नेचुरल, क्योंकि वो लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी के नहीं होते हैं जो आर्टिफिशियली फर्टिलाइजर यूज करेंगे एंड ऑल, दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन द मदर नेचर। तो जब उस पैच ऑफ लैंड का जो फर्टिलिटी होता है वो घटने लगता है, वो रिड्यूस होने लगता है, तो उनका प्रोडक्टिविटी कम होता जाता है, तो वो एक नया पैच ऑफ लैंड को सेलेक्ट करते हैं, एंड दे रिपीट द सेम प्रोसेस। सी यू कैन क्लियरली सी इन द इमेज कि how the total area is ये एक टोटल एक फॉरेस्ट का एरिया है जहाँ के एक सिलेक्टिव एरिया को वो लोग सेलेक्ट किए हैं, एंड देन वहाँ के ट्रीज को कट आउट कर देते हैं, एंड देन दे बर्न इट, एंड उसके बाद वहाँ पे वो लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं। सी जब एक जगह का फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाता है तो वो दूसरे जगह को, यहाँ पे इस इमेज पे आप क्लियरली देख सकते हैं हाउ देयर आर सेवरल पैचेस ऑफ लैंड जो कि क्लियर होते होते गए हैं। तो ये एक जगह से दूसरे जगह को शिफ्ट करते रहते हैं, इसीलिए इस एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट ये गया हम झूम कल्टीवेशन के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो वो लोग प्रैक्टिस करते हैं दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग की एक्टिविटी। आई थिंक ये कोई नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए है नहीं, आप क्लास 6 से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हो। जो ट्राइबल पीपल होते हैं दे जनरली व्हाट डू ना, वो लोग क्या करते हैं ना, हंटिंग करते हैं। हंटिंग हम स्टार्टिंग में ऑलरेडी उसके पिक्चर देख चुके हैं। हंटिंग गैदरिंग यानी कि डिफरेंट चीज़ों को कलेक्ट करना, कहीं के रूट, कहीं के फ्लावर्स, कहीं के एडिबल फ्लावर वगैरह कलेक्ट करना एंड ऑल, ये सारा वो उनका मेन एक्टिविटी होता है। और जो ओडिशा रीजन में आपके कौन ट्राइब पाए जाते हैं उनका जो मेन एक्टिविटी होता है वो भी हंटिंग एंड गैदरिंग का एक्टिविटी होता है। सी दिस इज इमेज ऑफ कौंध ट्राइब। जो कौंध ट्राइब के पीपल होते हैं जनरली उनका गेटअप इस तरह से होता है, और वो लोग हंटिंग एंड गैदरिंग की एक्टिविटी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। एंड एक्सेप्ट उसके बाद ना ये लोग किस किस चीज़ का, नॉट पर्टिकुलरली कॉन्स बट इन जनरल ऑल द ट्राइब दे जनरली हम यहाँ पे कौन का बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो लोग जनरली ज़्यादा क्या गैदर करते हैं, साल महुआ के सीड वो लोग कलेक्ट करते हैं सो दैट उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकें। सर्ब्स एंड हर्ब्स वो लोग कलेक्ट करते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए। फ्लावर्स कलेक्ट करते हैं सो दैट वो डाइंग पर्पस यानी कि कलरिंग पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सके। तो हम थोड़ा देख लेंगे। सी दिस इज साल सीड,
this is mahua seed, and this is the picture of various shrubs and herbs, यानी कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनके मेडिसिनल क्वालिटीज़ होते हैं, जैसे कि एक हम उसको हमारे लोकल लैंग्वेज में विशल्यकरणी बोलते हैं, जो कि वुंड को ड्राई आउट करने में हेल्प करता है। इस तरह से वेरियस श्रब्स होते हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिनल क्वालिटीज़ होते हैं, ये सारे भी ट्राइबल पीपल कलेक्ट करते हैं। एंड इसके अलावा वो लोग डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट रूट्स कलेक्ट करते हैं, जो कि वो डाइंग पर्पस के लिए यानी कि कलरिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप पोमीग्रेनेट खाए होंगे, तो पोमीग्रेनेट जब हम काटते हैं तो उससे रेड कलर निकलता है, या फिर बीट रूट आप लोग देखे होंगे, या फिर हमारे लोकल लैंग्वेज में उसको पलास कहा जाता है। एक फ्लावर होता है ऑरेंज कलर का, जो कि होली के टाइम में हम पूजा भी करते हैं, उससे भी कलर बनता है। तो इस तरह से नेचुरल प्रोडक्ट से जो डाई प्रोड्यूस होते हैं वो भी वो लोग कलेक्ट करते हैं, सो दैट उससे वो लोग डाई सिंथेसाइज कर सकें, जिसको वो डाइंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी वो कलेक्ट करते हैं, जो गैदरिंग के काम करते हैं, उसको ज़्यादातर आइदर वो कंज्यूम करते हैं, एंड देन अगर उनके पास सरप्लस होता है तो उसको वो लोकल मार्केट में बेच भी देते हैं। ठीक है। एंड ये जो पीपल होते हैं, तो ये लोकल मार्केट में भी बेचते हैं। इसके अलावा ये लोग पीजेंट्री के भी काम करते हैं, यानी कि फार्मर के भी काम करते हैं। एंड इनके फार्मर के काम के अलावा ये लोग लेबर के भी काम करते हैं। मेनली सेंट्रल इंडिया के जो बाइगर्स हैं, दे आर वेरी रिलक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर, एंड बाइगा के लिए यानी कि वो लोग बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो दूसरों के लिए लेबर प्रोवाइड करें, क्योंकि जो बाइगा कम्युनिटी होते हैं उनके लिए किसी और के लिए काम करना इज बिलो देयर डिग्निटी, ये अगेंस्ट देयर डिग्निटी, अगेंस्ट देयर सेल्फ रेस्पेक्ट, कि वो किसी दूसरे के लिए काम करेंगे। तो अदरवाइज जो ट्राइबल पीपल होते हैं, और आज के टाइम में तो ये सारे स्टेरियोटाइप्स हो गए हैं कि ट्राइबल पीपल ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। इन टुडेज टाइम बहुत सारे ट्राइबल पीपल हैं। अभी के टाइम में भी जो ट्राइबल पीपल हैं वो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, या फिर हम पढ़े थे डेजर्ट एरिया, जहाँ पे कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पे रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ट्राइबल पीपल अभी भी हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, वो लोग जॉब होल्डर हैं, एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं। बहुत सारे ट्राइबल लोगों के लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं। वो लेबर प्रोवाइड करते हैं, पीजेंट के काम करते हैं, सेलर के काम करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटी। पर जो बाइगा कम्युनिटी होते हैं, जो कि आपके सेंट्रल इंडिया में है, दे जनरली वेरी रेस्ट्रिक्टिव फॉर देम सेल्फ टू डू वर्क फॉर अदर, क्योंकि ये उनके लिए उनके डिग्निटी के अगेंस्ट है। एंड ये जो ट्राइबल पीपल होते हैं, ये ज़्यादातर मनी लेंडर या ट्रेडर पे डिपेंडेंट होते हैं इन ऑर्डर टू बाय एंड सेल थिंग्स। और जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो ज़्यादातर कमर्शियलाइज सेलिंग ना करके वो बार्टर सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बार्टर सिस्टम क्या होता है। ये भी हम क्लास 7th में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, क्लास 6th के भी हिस्ट्री में डिस्कस किए हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे कमोडिटी के एक्सचेंज में कमोडिटी होता है। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो और डिटेल में बार्टर सिस्टम को पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना समझने की कोशिश कीजिए कि बार्टर सिस्टम में क्या होता है। एक चीज़ के बदले में दूसरा चीज़ एक्सचेंज होता है। देयर इज़ नो अदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मनी, करंट डे में मनी है, आपके पास मनी है, आपको चॉकलेट चाहिए, आप दुकान में जाके चॉकलेट ले लिए, आपको किताब चाहिए, आप किताब ले लिए, आपको ड्रेसेस चाहिए, आप ड्रेसेस ले लिए, आपको चप्पल चाहिए, आप चप्पल ले लिए। तो ये होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मनी को कोई मना नहीं करेगा। आपके पास मनी है तो आप उसको एनी डिजायरेबल कमोडिटी, एनी डिजायरेबल सर्विस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम क्या होता है, वहाँ पे एक चीज़ के बदले में दूसरा चीज़ होता है। जैसे किसी को यू कैन सी इन द पिक्चर, कोई केले के बदले में किताब एक्सचेंज कर रहा है, पीछे कोई माइक्रोवेव के बदले में चिकन एक्सचेंज कर रहा है।
इस तरह से थिंग्स के बदले में थिंग्स एक्सचेंज किए जाते हैं। यानी कि मान लो मुझे चप्पल चाहिए तो मैं किसी चप्पल मैन्युफैक्चरर से चप्पल ले लूँगी और उसको बदले में जो चाहिए, लाइक मान लो मेरे पास गेहूँ है तो मैं उसको गेहूँ दे के उससे चप्पल ले लूँगी, वो मुझसे गेहूँ लेके मुझे चप्पल दे देगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक चीज़ों के बदले में चीज़ों का एक्सचेंज होता है, उसके ओन लिमिटेशंस होते हैं जो आप हायर क्लासेस में इन डिटेल स्टडी करेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि बार्टर सिस्टम में क्या होता है, चीज़ों के बदले में चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता है। तो अंडर ब्रिटिश रूल ये जो फॉरेस्ट थे उसको ज़बरदस्ती ट्राइबल पीपल से छीन लिया गया। एंड ट्राइबल पीपल जो कि उनके डे टू डे एक्टिविटी थे, जैसे हंटिंग, गैदरिंग, प्रैक्टिसिंग झूम कल्टीवेशन, ये सारे डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिश। और इसीलिए वो लोग उनको इविल डिकोस मानते थे, यानी कि आउटसाइडर। और इसी के चलते यही सारे रीज़न थे कि ग्रेजुअली दे स्टार्ट रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, जिसको हम फर्दर इस चैप्टर को डिस्कस करते वक्त डिस्कस करेंगे। एंड देन थर्ड उनका हम झूम कल्टीवेशन डिस्कस कर लिए, हम गैदरिंग एंड हंटिंग डिस्कस कर लिए। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट इज हर्डिंग एनिमल। तो हर्डिंग एनिमल में ये भी कोई नया नहीं है, हम ऑलरेडी ट्राइबल पीपल में क्लास 7 में ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हुए डिस्कस कर चुके हैं। हर्डिंग एनिमल्स मीन्स रियरिंग एनिमल, जहाँ पे एनिमल रियर करते हैं और उन्हीं से गुजारा होता है। लाइक दे हैव देयर ग्रुप ऑफ एनिमल जिनको वो सीजन टू सीजन एक जगह से दूसरा जगह लेके जाते हैं, क्योंकि उनको पैस्चरलिज्म कराना होता है या उनको चरगाहे का काम कराना होता है। तो जब एक सीजन में एक जगह का वेजिटेशन कवर खत्म होने लगता है तो वो दूसरे जगह मूव करते हैं। ठीक है, तो ये पैस्चरलिस्ट सीजन के अकॉर्डिंग अपने एनिमल को लेकर एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। ये जनरली सेटल्ड कम्युनिटी नहीं होते हैं। देन अगेन जब एक जगह के जो वेजिटेशन कवर होता है जनरली ग्रास, जब वो अगेन उगने लगता है तो फिर दोबारा उस एरिया को आते हैं। तो इस तरह से ये एक जगह से दूसरे जगह को स्विच होते रहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे वन गुज्जर्स ऑफ पंजाब हिल, देन लबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सारे कैटल हेडर्स हैं। देन गड्डीज ऑफ कुल्लू जो कि सिफार्ड्स हैं। एंड देन बकरवाल ऑफ कश्मीर जो कि गोट रियर करते हैं। एंड धीरे धीरे क्या होने लगा, जब ब्रिटिश का इंटरफियरेंस आने लगा तो वो लोग ये जो पैस्चरलिज्म को भी बैन करने लगे। उसके बारे में डिटेल में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से इन लोगों के हर्डिंग में, हंटिंग एंड गैदरिंग में, प्रैक्टिसिंग झूम कल्टीवेशन, ये सारी चीज़ों में उन लोगों को प्रॉब्लम आने लगा ड्यू टू द इंटरफियरेंस ऑफ ब्रिटिश। हम आगे चल के इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कि देन क्या हुआ, ब्रिटिश किस तरह से रूल बनाए, ब्रिटिश किस तरह से लॉज बनाए, ब्रिटिश किस तरह से उसको इम्पोज करने की कोशिश की, एंड देन हाउ ट्राइबल पीपल रिवॉल्टेड अगेंस्ट इट, हाउ दे रेस्ट्रिक्ट दैट इनकमिंग फोर्सेस, और इन डिटेल हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।